चलो, आज हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। नाम सुना है फ्रिक्शन का? सर यस सर। क्या होता है? मोशन के अपोजिट रफ सरफेस का फोर्स। मोशन के अपोजिट रफ सरफेस का फोर्स। और कोई फ्रिक्शन का और कोई बताएगा? A force opposing motion and opposite to it. और कोई? ये मिसकंसेप्शन है कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है। Sir, friction is a reaction. फ्रिक्शन इज द property of matter in its solid state due to which it opposes relative motion or potential relative motion। मतलब क्या है समझाता हूं मैं। सो फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, ये एक मिथ है। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है और फ्रिक्शन सॉलिड में ही होता है ना। और थर्ड अंडरलाइनिंग फैक्ट है कि पोटेंशियल रिलेटिव मोशन का भी अपोज करता है। इन सब बातों का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। जैसे इधर देखो एक एग्जांपल। सपोज सब इधर देखेगा, ये डायरी दिख रही है आप लोगों को? ये एक डायरी दिख रही है। हाँ सर। डायरी के ऊपर एक माउस दिख रहा है। Yes, sir. अगर हम डायरी को आगे इधर कहीं पुल करते हैं तो इसके साथ साथ माउस भी आ रहा है। Yes, sir. माउस को तो मैं छूने भी नहीं गया, है ना। Sir. माउस पर मैंने दैट इज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो माउस आगे कैसे आया? तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इसको आगे ले गया, है ना। हाँ सर। ये बात विजुलाइज कर रहे हो? तो फ्रिक्शन मोशन के नहीं रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मतलब माउस के लिए तो मोशन को सपोर्ट किया ना। Yes, sir. तो फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन मोशन का सपोर्ट भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है, बट हाँ रिलेटिव मोशन का अपोज जरूर करेगा। रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है अभी दिखाता हूँ। बट ये तो सब समझ आया कि फ्रिक्शन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में माउस के मोशन का सपोर्ट कर रहा है। यस सर। के मोशन का ड्राइविंग फोर्स इस एग्जांपल में फ्रिक्शन ही है। यस सर। दूसरा, अगर यही ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, मतलब मैं इसको टेढ़ा करते जा रहा हूँ, ये नीचे नहीं गिर रहा है। यस।
तो नीचे गिरना चाहिए था। Yes, sir. सर क्योंकि इसका सरफेस डिफरेंट है। तो इसको नीचे गिरने से कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। दोनों के बीच का फ्रिक्शन, है ना। तो इस एग्जांपल में इंक्लाइन प्लेन पर कोई ब्लॉक है और ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है। ब्लॉक पर तो mg sin थीटा नीचे, ब्लॉक क्या होगा, या तो नीचे नहीं जाएगा या नीचे ही जाएगा, ऊपर तो कभी जा नहीं सकता खुद से बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा होगा अप द इंक्लाइन। तो कहीं कोई मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल मींस चांसेस है मोशन के नीचे होने के, उसको रोक रहा है। ये बात समझ आई? हाँ सर। इसी बात को अगर मैं ऐसे देखूं, जो एग्जांपल दिया वही एग्जांपल कर रहा हूं। ये दो ब्लॉक है मान लो, इसका नाम A और इसका नाम B। ब्लॉक B पर फोर्स आगे की ओर लग रहा है। तो देखो A और B के बीच का फ्रिक्शन A पर आगे की ओर लगेगा और न्यूटन थर्ड लॉ से उतना ही फ्रिक्शन B पर पीछे की ओर लगेगा, है ना। Yes, sir. तो देखो A के लिए फ्रिक्शन ड्राइविंग फोर्स है और B के लिए फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है ऐसा। Yes, sir. B के लिए फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है। तो ये बात क्लियर हुआ कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज हमेशा नहीं करता है। Yes, sir. अच्छा, रिलेटिव मोशन की कहानी समझो। अगर कोई ऑब्जर्वर दैट इज मैं मान लो बी पर बैठ के देखूं, ठीक है। अच्छा वो भी रुको, एक एक करके वो भी समझ जाओगे, बट थोड़ा सा रुक जाओ, एक दूसरे एग्जांपल से समझाऊंगा उसको। दूसरा देखो, वो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू में अभी एग्जांपल देखे हैं बताऊंगा लगा। यही अगर मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, जिस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन थीटा है, कोई एक ऑब्जेक्ट इस पर है और ये mg sin थीटा है, ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन n है, और ये mg cos थीटा है। फ्रिक्शन को छोड़कर सारे फोर्सेस यही हैं। Yes, sir. इसका मतलब है
ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, Yes, sir. Yes. तो नीचे जाए या नहीं जाए, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर ही लगेगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं भी हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट का मोशन अगर नहीं भी हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स तब भी एक्ट कर रहा है ना। Yes, sir. तो मोशन का अपोज सपोर्ट की बात नहीं है, पोटेंशियल मोशन का भी अपोज कर रहा है, मतलब इसका पोटेंशियल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने का, बट फ्रिक्शन उसको रोक रहा है। और अगर ये रेस्ट पर है तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली mg sin थीटा के बराबर है, न कम न ज्यादा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बात समझ आया कि फ्रिक्शन मोशन का सपोर्ट अपोज दोनों कर सकता है, रिलेटिव मोशन का हमेशा अपोज करेगा, और पोटेंशियल रिलेटिव मोशन का भी हमेशा अपोज करेगा। ये दोनों एग्जांपल से क्लियर हुआ। Yes. Yes, sir. ठीक है, जल्दी से इतना कॉपी कर लो फिर आगे। सर हाँ, बोलो। सर हमारा स्प्रिंग नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? स्प्रिंग हाँ सर, आपने बोला था करवाओगे नेक्स्ट क्लास में। बोला था मैंने, हाँ नहीं हुआ सर। है स्प्रिंग तुम लोगों का। नहीं सर। नहीं सर, अभी स्प्रिंग बचा है। वैसे 10 मिनट का काम है, कर दूंगा मैं, छोड़ दो, नहीं ध्यान ना, मैंने फ्रिक्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कर दूंगा, 10 मिनट का काम है, और वो फ्रिक्शन में भी आएगा। लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन एक ही चैप्टर है, वैसे देखो कि तुम्हारे मॉड्यूल में भी एक ही चैप्टर में दोनों होगा, है ना। तो कोई चीज आगे पीछे पढ़ सकते हैं, फ्रिक्शन को हम इसमें पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, सॉरी लॉज ऑफ स्प्रिंग्स को इसमें पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके सर। ओके सर। Okay, sir. अच्छा हुआ याद दिला दिया, भूल गया था। आइडियली मैं स्प्रिंग्स खत्म करने के बाद ही फ्रिक्शन स्टार्ट करता हूँ, मेरे दिमाग में पता नहीं था कि हो गया इसके लिए, बट याद दिलाना, कभी बीच में ही कर लेंगे। दोनों चैप्टर में कोई क्लियर कट बाइफरकेशन नहीं है, एक ही चैप्टर के जैसा है। देखो 15 मिनट का काम है, अगर फुर्सत मिला तो आज ही कर लेंगे, या बीच में भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। Potential relative motion का. पोटेंशियल क्या, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है आईआईटी करने का, है ना। वैसे ही एग्जाम्पल बी में ब्लॉक के अंदर पोटेंशियल है नीचे जाने का, लेकिन नहीं जाने दे रहा है। अब समझ आया? Yes.
है सबका? हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. लिख लिया सबने? आगे बढ़ो। हाँ सर। फ्रिक्शन की डायरेक्शन को लेकर ये दोनों क्वेश्चन करो जरा जल्दी। जितना सिखाया केवल फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है आपको दोनों ही केस में, और कुछ नहीं। और इससे आपको रिलेटिव मोशन वाली बात भी समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने ये 2 एग्जाम्पल चूज किया। तुम लोग में अधिकतर बच्चे किस स्कूल के हो? राम शेख। Sir, Ram Sheikh Khalil. आरटीपीएस के मैक्सिमम हो? हाँ सर। हाँ sir. Yes. कोई है जो आरटीपीएस के का नहीं है? Sir, नेरुल वाले मैं- सर। अच्छा, जो नहीं हो कहाँ के हो बताओ? NBCS न्यू sir, बॉम्बे NBCS. एनबीसीएस। अच्छा, वो जो आपका उधर है कोपर खैराने, नहीं क्या बोलते हैं उसको? Ghansoli में. कंसोली सोली में है, हाँ ठीक है। तो आरटी मैं बगल में बोर्ड पे लिख लेता हूँ। आरटीपीएस के बच्चे हैं इसमें, और वो न्यू बॉम्बे एनबीसीएस। और कोई है इसमें कहीं का? हाँ सर। अच्छा, इसी दोनों का है ये रेड हाउस में मैक्सिमम बच्चा ना? मैक्सिमम क्या, सारे बच्चे इनफैक्ट। ठीक है, ओके। सर हाँ बोलो। सर मैं अलग स्कूल से हूँ। किस स्कूल से बताओ? सर विश्वजोत हाई स्कूल करके है खारघर में। तो वहीं पे एडमिशन लिया 11th-12th में? नहीं सर आरटीपीएस में लिया है। हाँ हाँ, वही तो अभी पूछ रहा हूँ, 11th-12th किस में हो? हाँ हाँ सर आरटीपीएस। ठीक, ओके। चलो इसको सॉल्व करो।
हो गया होगा? Yes, sir. बोलोगे, रुके रहते हो तुम लोग। So, for the friction on the block exerted by the ground, केजी वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन राइट लगेगा या लेफ्ट लगेगा? लेफ्ट। सर लेफ्ट। लेफ्ट। तो लेफ्ट में एक और फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, और फ्रिक्शन भी इधर ही लगेगा। नहीं सर, फ्रिक्शन राइट। फ्रिक्शन राइट लगेगा, क्यों? राइट का क्या लॉजिक है और लेफ्ट का क्या लॉजिक है? इसमें मूव के राइट ऑपोजिट लगेगा ना। so for friction towards the direction. वेरी गुड, मेरी बात सुनो। फ्रिक्शन का अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, मोशन का अपोज करता है। तो अगर ये 1 kg वाला 5 मीटर पर सेकेंड से राइट जा रहा है जिस किसी भी रीजन से, इस पर फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट की ओर लगेगा, क्योंकि ग्राउंड और इसके बीच का रिलेटिव मोशन। मैं अगर ग्राउंड से देखूं तो 1 kg किधर जाता हुआ दिखेगा? राइट। Yes. तो फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज करने के लिए ग्राउंड लगाएगा पीछे की ओर। अगर मैं ब्लॉक से देखूं, ब्लॉक पर बैठ जाऊं, तो मुझे ग्राउंड लेफ्ट जाता हुआ दिखेगा। Yes, sir. यस सर। ग्राउंड पर फ्रिक्शन फोर्स राइट लगेगा। रिलेटिव मोशन वर्ड समझ आया यहाँ पर? Yes, sir. So Yes, sir. this friction is on the block by the ground. ये डायरेक्शन हो गया ऑन द ब्लॉक बाय द ग्राउंड का, Yes, sir. और ये हो गया ऑन द ग्राउंड बाय द ब्लॉक का। तो बाय द ब्लॉक का मतलब है कि हम लोग ब्लॉक के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन देखेंगे। बाय द ग्राउंड का मतलब है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन देखेंगे। समझ आया? यस सर। ठीक वैसे ही सर तो वो फोर्स किस लिए दिया है? ऐसे ही दिया है। सब कंफ्यूज करने के लिए? कंफ्यूज करना नहीं बोलते हैं, इसको कॉन्सेप्ट सिखाना बोलते हैं। कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए दिया है। ए और बी को देखो, अगर मैं बी पर बैठ के देखूं तो ए किधर जाता हुआ दिखेगा? राइट या लेफ्ट? Right. लेफ्ट। बी हाँ, जा left. रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से राइट, और ए जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से राइट। तो बी से मुझे ए 10 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट जाता हुआ दिखेगा ना? यस सर। तो उसको अपोज करेगा, मतलब ए और बी के बीच का फ्रिक्शन फोर्स ए पर इधर लगेगा। तो ये होगा फ्रिक्शन ऑन ए बाय बी। होगा ऐसा? Yes, sir. यस सर। अगर मैं ए पर बैठ के देखूं तो बी किधर जाता हुआ दिखेगा? राइट। राइट में। तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा लेफ्ट, और न्यूटन थर्ड लॉ से ये उतना ही फ्रिक्शन होगा, ना कम ना ज्यादा। तो ये होगा ऑन बी, फ्रिक्शन ऑन बी बाय ए। होगा ऐसा? यस अगर सर। मैं ग्राउंड से देखूं तो बी किधर जाता हुआ दिखेगा? राइट। Right. राइट। तो ग्राउंड बी पर फ्रिक्शन किधर लाएगा? पीछे की ओर। इसका नाम फ्रिक्शन 1 दे दो, इसका नाम फ्रिक्शन 2 दे दो। तो ये क्या हो गया? फ्रिक्शन ऑन बी बाय ग्राउंड। Yes. ये रिलेटिव मोशन कुछ क्लियर हुआ? Yes, sir. रिलेटिव मोशन क्लियर हुआ, और साथ ही साथ दो बातें क्लियर हुई। जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट होता है
उस सरफेस ऑफ कांटेक्ट के टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन लगता है ना? ये बात सही है? बोलो। फ्रिक्शन फोर्स acts on both objects in contact in opposite direction। पहली बात तो ये है, ए अगर बी पर फ्रिक्शन लगाएगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बी ए पर नहीं लगाए। इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ये कुछ और नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। और दूसरा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा टेंजेंशियल होता है कांटेक्ट सरफेस के। Direction of friction is always tangential to the common surface of contact। ठीक है? Yes, sir. ऑन बोथ ऑब्जेक्ट, खैर ऑन बोथ ऑब्जेक्ट तो ऊपर देख रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो आप सेकेंड वाला जो नोट है एक एग्जांपल के साथ समझा सकते हो? क्या? कौन सा नोट? तो सेकेंड वाला नोट। अरे एग्जाम्पल के साथ ऊपर समझाया तभी नीचे लिखा। फ्रिक्शन किधर लग रहा है? 1 kg ब्लॉक पर, जो ग्राउंड का सरफेस है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है। ओके सर। है ना? हाँ सर। टेंजेंशियल मतलब पैरेलल टू द सरफेस। हाँ सर। नॉर्मल किधर लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जल्दी कॉपी कर लीजिए इसको।
हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग देखो, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान से देखिएगा सब लोग ध्यान से देखिए। एक एक्सपेरिमेंट सब लोग ध्यान से देखो। सपोज ये एक ब्लॉक है जो ग्राउंड पर रखा हुआ है। सब लोग ध्यान से सुनो, एक बार मिस कर जाओगे ये जिंदगी भर नहीं समझोगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं मैं। इस तरह का एक्सप्लेनेशन पूरे बुक में ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा, गारंटी, इसलिए समझो। बाकी वो कहानी मिलेगी जिसको पढ़ के कुछ सीख नहीं पाओगे। तो कोई आदमी एक ब्लॉक को इधर खींच रहा है, यह है अप्लाइड फोर्स। तो कॉमन सेंस है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, लगेगा। हाँ Yes, sir. अब ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो, ये हो गया मेरा अप्लाइड फोर्स और ये हो गया मेरा फ्रिक्शन फोर्स। इस ये मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, मान लो, और टेबल बनाता हूं। सपोज इस ऑब्जेक्ट को, जैसे मेरे पास जो टेबल सामने में है जिस पे लैपटॉप रखा है, मैं इसको 1 न्यूटन से आगे पुल कर रहा हूं, नहीं आ रहा है ना? yes, sir. Yes, sir. अगर ये आगे नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स एग्जैक्टली 1 न्यूटन पीछे लग रहा है, न कम न ज्यादा। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes. अच्छा, फिर मैंने फोर्स बढ़ाया, अब मैं 2 न्यूटन से पुल कर रहा हूं आगे, फिर आगे नहीं आया। तो फिर आगे नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स अब इंक्रीज होकर 2 न्यूटन हो गया। ठीक है? फिर मैंने फोर्स Yes. बढ़ाया, अब मैं 3 न्यूटन से आगे पुल कर रहा हूं, फिर आगे नहीं आया। तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होकर 3 न्यूटन हो गया। Yes. Yes, sir. और इस तीनों कंडीशन में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है ना? Yes, sir. इस तीनों कंडीशन में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। सपोज मैंने 3.5 न्यूटन का फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट इस पर जस्ट चलना शुरू किया, है ना? जस्ट मतलब फ्रिक्शन फोर्स एग्जैक्टली 3.5 न्यूटन, या ऐसा समझ लो 3.499 कुछ ऐसा न्यूटन रहा होगा। Yes. Yes, sir. तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट हुआ है तब, तो ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्टेड टू स्लिप ओवर। कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, अब मैं फोर्स और बढ़ाता जाऊं, अब सपोज मैंने फोर्स कर दिया 4 न्यूटन, फ्रिक्शन अब बढ़ेगा नहीं,
उतना ही लगेगा। लेट्स से 499 से थोड़ा कम, 49, क्यों कम मैं देखता हूँ, 49 यही लगेगा। मैंने 5 न्यूटन बढ़ा दिया, फिर भी अब फ्रिक्शन इतना ही लगेगा, फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। मैंने 6 न्यूटन लगा दिया, फ्रिक्शन अब इंक्रीज नहीं होगा, इतना ही होगा। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है। Yes, sir. Yes, sir. इस कंडीशन में फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट मोशन में है, इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट मोशन में है Yes, sir. ना। तो जब ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है। दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है। जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहता है, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहता है तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है ना। Yes, sir. Yes, sir. इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये समझ आया, स्टैटिक फ्रिक्शन की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और जिस मोमेंट पर ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करता है, या ऐसा कह दूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन 3 टाइप के हो गए, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. पक्का? हाँ सर। Yes, sir. इसमें से जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वही लिमिटिंग फ्रिक्शन है, Yes, sir. सर और काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम है। ये थोड़ा कम क्यों है ये भी समझाता हूं। तो इस पूरी कहानी को अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा होगा। वाई एक्सिस पर फ्रिक्शन फोर्स और एक्स एक्सिस पर अप्लाइड फोर्स लेके मैंने मान लीजिए ड्रॉ किया ग्राफ। तो जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तब तक देख रहे होंगे कि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर है, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है ये भी, Yes, sir. और एग्जैक्टली बराबर होगा, न कम न ज्यादा, है ना। Yes, sir. तो एग्जैक्टली बराबर होगा, न कम न ज्यादा, मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है बट ये 45 डिग्री ही होगा, न कम न ज्यादा। Yes, sir. तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ एल टी लिखा हुआ है, ऐसा दिख रहा है। हाँ सर। ये है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन पर मोशन स्टार्ट होता है, और एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चाहे आप फोर्स कितना भी बढ़ाओ। तो ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. सो static friction can have value 0 to
ऐसा समझो, फ्रॉम 0 to मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा कुछ। Yes. और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये यही फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वही लिमिटिंग है। यस सर। Yes. और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम है बट कांस्टेंट है। समझ आया? Yes. Yes. अब ये थोड़ा कम की कहानी सुनो। घर में बहुत बार देखा होगा, घर में कोई एक टेबल या सोफा एक जगह पर रखा हुआ है, तो जब तुम उसको पुल करते हो तो एक बार अगर वो सरफेस से स्लिप हो गया, पुल हो गया ना, तो उसके बाद ऑब्जर्व किया होगा कि थोड़ा कम एफर्ट लगाने से भी पुल होता चलता है। ऐसा ऑब्जर्व किया है Yes, Yes, sir. सब लोगों ने ना? सर मतलब अपनी जगह से पहली बार हिलाने में थोड़ी फाइट होती है, बट एक बार अपनी जगह से हिल गया फिर पुल करना आसान होता है। Yes, sir. तो वो जो पहली बार हिलता है वो है उस समय हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है, और एक बार हिल गया फिर पुल करके लेते जाओ, तो उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल है। रीजन ये है कि दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में काफी टाइम तक रहते हैं, तो उन दोनों के बीच डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस कैसा है, कोहेसिव और एडहेसिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हो जाते हैं। तो जब पहली बार कांटेक्ट को आपको तोड़ना है, तो फ्रिक्शन के साथ साथ ये कोहेसिव और एडहेसिव बॉन्ड को भी आपको ब्रेक करना है। तो वो वन टाइम वर्क है, वो ब्रेक करना। वो एक बार ब्रेक हो गया, उसके बाद केवल फ्रिक्शन को ही ओवरकम करना है। तो इस वजह से लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है? Yes. Yes, sir. इस थ्योरी की जरूरत प्रॉब्लम मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज्यादा नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको हमेशा स्टैटिक और काइनेटिक ही मिलेगा। ठीक है? लिमिटिंग फ्रिक्शन वर्ड कहीं प्रॉब्लम में यूज नहीं होता है, लेकिन थ्योरेटिकली इसका जो मीनिंग है वो मैंने बता दिया। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। तो फ्रिक्शन 3 टाइप के हो गए, समझ आया? Yes, Yes, sir. sir. स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। कॉपी कर लो इसको।
सर हाँ बोलो। सर स्टार्टिंग में जब स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता है तो कोहेशन और एडिशन का वैसे बढ़ता है ना क्या? सर? मतलब पहले स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा क्यों? ऐसी बात करते हो, बढ़ रहा है क्यों मतलब? अरे तुम लोग क्या सोच रहे हो, साइंस पढ़ने का तुम लोग सब एप्टीट्यूड खा गए हो। स्टैटिक फ्रिक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि बढ़ता घटता है, ये कहानी नहीं है भाई। हे भगवान, साइंस का क्या मतलब है? सुनो सब चुपचाप सुनो, तुम लोग को बेसिक साइंस पढ़ने नहीं आता। साइंस का मतलब है कि जो चीजें हो रही हैं उसका एक्सप्लेनेशन देना, उसका एक्सप्लेनेशन फाइंड आउट करना, यही कहानी है। साइंस का ये मतलब नहीं है कि साइंस से पूछ के चीजें हो रही है, ऐसा नहीं है। एप्पल नीचे गिरता था, न्यूटन के बताने से पहले भी गिरता था ना, गिरता था, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि न्यूटन बताया तब एप्पल गिरने लगा। तो जो नेचुरल इवेंट है वो होते हैं, उसके पीछे का साइंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब ये रहा बात फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन क्या है? पूरे नेचर में हर जगह हजारों सरफेस हैं। दो रफ सरफेस अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मोशन का अपोज करते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना में ऑब्जर्वेशन है, यहां तक ठीक है? हाँ सर। तो उसका नाम दे दिया फ्रिक्शन। एकदम सीधी भाषा में बताता हूँ। तो लोग उसकी स्टडी करने बैठे, सब पूछा ऐसा क्यों है, कहानी सुनाने के हिसाब से बताता हूँ। तो कहा चलो इसका नाम दे देते हैं फ्रिक्शन, दे दिया फ्रिक्शन नाम। दूसरा, इस फ्रिक्शन से क्या होता है? तो अगर देखोगे कार चलती है तो टायर और रोड दोनों घिसता है, दोनों Yes, sir. घिसता है ना। हाँ। मतलब फ्रिक्शन Yes, केवल रोड टायर पर लगाता है ऐसा नहीं है, टायर भी रोड पर लगाता है। नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है। Yes, sir. अच्छा, दूसरा ऑब्जर्वेशन कहोगे टायर वायर तो बाद में आया, तो उससे पहले का, कुएं में से पानी निकालते थे तो रस्सी भी घिसती थी और कुएं का जो पेरीफेरी होता था वो भी घिसता था। Yes, sir. समझा कुछ मैं क्या बोला? हाँ, हाँ sir. सर। हाँ, तो कुएं का पत्थर भी घिसता था और रस्सी भी घिसती थी। किसी को साइंस नहीं आता था, लेकिन कबीरदास का मोरल ऑफ द स्टोरी में ये सब की स्टोरी चलती रहती थी कि लगातार मेहनत करने से फल देता है, रस्सी भी पत्थर को काट देता है, ऐसा वैसा कहानी था। तो इससे ये पता चला नेचुरल इवेंट है ये सब। अभी किसी को साइंस नहीं पता, कबीरदास जी को साइंस नहीं पता, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन दोनों पर लगता है, ये क्लियर हो गया? Yes, sir. तो फ्रिक्शन क्या है, किस पर लगता है, ये क्लियर हो गया। तीसरा ऑब्जर्वेशन देखा गया कि किसी भी दो सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन होने के लिए एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा फोर्स चाहिए। ऐसा तो है नहीं मैं उंगली से पुश कर दूं तो टेबल आगे चला जाए, है ना। Yes, sir. तो एक मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन है। चौथा ऑब्जर्वेशन है कि उस फोर्स से ज्यादा लगाओगे तभी रिलेटिव मोशन कर पाओगे। मतलब ये ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पर नाम कहाँ दिया, मैं तो ऑब्जर्वेशन का ही टेबल बनाया ना बेटा। हाँ। है ना, ऑब्जर्वेशन का ही टेबल बनाया। तो ऑब्जर्वेशन में जो जो ऑब्जर्वेशन दिखाई दिया उसका उसका कुछ कुछ और डिटेल में पढ़ने के लिए नाम रख दिया। तो जो फोर्स लगाने से फ्रिक्शन ओवरकम नहीं कर पाते हैं उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसका नाम रख दिया स्टैटिक फ्रिक्शन।
तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड नोमेनक्लेचर है। इसमें मतलब कौन सी कहानी कहाँ है, बढ़ता है घटता है कहाँ है, इसमें क्या समझ रहे हो मैं मुझे नहीं पता। ये तो समझ लो साइंस नहीं आता है, मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया और ये टेबल बनाया, मुझे कुछ नहीं पता। सर ने कहा जाओ ऑब्जर्वेशन करके टेबल बनाओ, तो बना के ले आया। सर के पास पहुंचा तो सर ने इसका नाम रख दिया, चलो इतने पोर्शन में ऑब्जेक्ट स्टैटिक मतलब रेस्ट पर है, तो इस फ्रिक्शन का नाम स्टैटिक दे देते हैं, इसका लिमिटिंग दे देते हैं, इसका काइनेटिक दे देते हैं। तो इसमें तुम लोग अदर मतलब दूसरे किसी लॉजिक से क्यों सोच रहे हो? होता साइंस को ना, हम लोग क्या करते हैं ना, सब लोग एकदम अपने अलग अलग मेथड से कुछ कुछ सोचते रहते हैं और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। बड़ा सिंपल कहानी है ये, सीधा सा। आया समझ में? हाँ सर। लिख लिया सबने? यस सर तो लास्ट में जो 3 लिखा था थोड़ा जोइन कर। सर वो जो स्टैटिक और उसका रिलेशन एकदम लास्ट, सर जूम इन। लिखो। डन सर। आगे बढ़े। यस सर। अब बात आती है फ्रिक्शन फोर्स होता कितना है। इसका नाम दे दो लॉ ऑफ फ्रिक्शन। वैसे ये कोई स्टैंडर्ड लॉ नहीं है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड लॉ है। चलो ध्यान से देखो, सब इधर देखेगा। इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको पुल करता हूं तो थोड़ा सा फ्रिक्शन लगता है। अगर मैं इसको ऊपर से प्रेस कर दूं ज्यादा, अब इसको पुल करूं तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। यस ऑब्जर्व किया है, अगर सरफेस को ऊपर से दबा दो और ब्लॉक को नीचे से पुल करो तो ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है ना। यस यस सर।
सबने ऑब्जर्व किया इस बात को? तो दोनों ऑब्जेक्ट वही है, सरफेस वही है, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर से प्रेस करता हूं तो क्या हो रहा है? दोनों सरफेस के बीच नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन हम इंक्रीज करते हैं और फ्रिक्शन बढ़ जाता है ना। टेबल पे बुक रख दो और बुक को खींचो तुम, और तो खींच गया। अब कोई दोस्त तुम्हारा बुक के ऊपर हाथ रख दिया जोर से, अब खींचो तो नहीं खींच पाओगे। बुक वही है, टेबल वही है। यस सर। Yes, sir. तो बुक वही है, टेबल वही है, बट देखो फ्रिक्शन फोर्स चेंज हो गया। मतलब फ्रिक्शन सिर्फ दो सरफेस के नेचर पर ही डिपेंड नहीं करता है कि कितना रफ है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना है। ठीक है? Yes. सर जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, एक डस्टर को उठाओ और वॉल पे ऐसे सीधा सीधा रख दो, नीचे गिर जाएगा। लेकिन वही उस डस्टर को उंगली से दबाओगे तो हो सकता है वो नीचे नहीं गिरे। Yes. Yes, sir. मतलब वॉल और डस्टर के बीच का फ्रिक्शन उसके वेट को ओवरकम कर लिया है Yes. है ना। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये फ्रिक्शन फोर्स is found to be proportional to surface normal reaction। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. Sir. ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो क्या हो गया? फ्रिक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो ये जो सम कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है? इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी 3 टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एक को हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन, और एक को हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कॉमन सेंस है? Yes, sir. दूसरे का नाम है, सिर्फ नाम है, कोई मतलब नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन है दूसरा वाला। और तीसरा वाला है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है? अब कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होगा। कॉमन सेंस है? Yes, sir. वही कहानी है जो पहले किया था, नया कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। जो दो सरफेस है, जैसे ग्लास और वुड का क्या होगा, मतलब दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में है उसके कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है? इसको कॉपी कर लो, और इसको कॉपी करने के बाद अभी लिखता हूँ,
एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। Sir, सर वो ब्रैकेट में ग्रेटर देन का साइन है क्या? सर बोलो क्या बोल रहे हो। सर वो ब्रैकेट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है या फिर वो ग्रेटर स्मॉलर देन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n और ब्रैकेट में लिखा है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ओके सर। ठीक है। सर एक बार वैल्यू बता देंगे स्टैटिक कोएफिशिएंट वाला और काइनेटिक कोएफिशिएंट का। हाँ म्यू एल
अच्छा क्वेश्चन का कह रहे हो नीचे हाँ सर, वो समझ नहीं रहा है कि दिख कौन नहीं सा है। रहा। हाँ ठीक है अभी करते हैं। लिख लिया सबने? बड़ा कर दो थोड़ा जूम। सर वो हाँ ये जहाँ पे रिलेशन लिखा है उससे कर सकता हूँ वहाँ तक। अब दिख रहा है सबको? हाँ सर। ठीक है ओके। सर हो गया।
कर लिया सबने? Yes, sir. यस सर। चलो फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे ब्लॉक का, तो ये फोर्स F है, ये फोर्स फ्रिक्शन है, ये इसका खुद का वेट 50 न्यूटन है, और ये नॉर्मल रिएक्शन है। यही कहानी है। यस सर। Yes, sir. इसमें से कहाँ गया, कुछ तो दिया है ना, हाँ, μs 0.6 और μk 0.5, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? सर 30। 0.6 into 50, that is 30 न्यूटन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 20। मैक्सिमम क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? 20। 20। इसका मतलब है 30 न्यूटन से नीचे का एफर्ट लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा। यस। तो ए पार्ट में F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, मतलब ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। यस सर। और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, मतलब फ्रिक्शन F के बराबर होगा, विच इज 5 न्यूटन। यस सर। कोई डाउट नहीं? यस सर। बी में F इज इक्वल टू 25 न्यूटन, अगेन 30 न्यूटन तक मोशन अपोज कर सकता है, विच इज लेस देन 30 न्यूटन, hence object will not move। है ना? यस सर। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 25 न्यूटन, बी का आंसर। सी में F कितना है? 50। 50 न्यूटन, विच इज ग्रेटर देन 30 न्यूटन। यस सर। तो ऑब्जेक्ट विल मूव। और ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा, Yes, sir. 25 न्यूटन। मुझे नहीं लगता है किसी को कुछ डाउट होना चाहिए इसमें। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। आगे बढ़ो। सर हाँ, सर एक मिनट। मेरा एक इन जनरल डाउट है। बोलो। सर अगर हमारा कोई फोर्स ऐसे कभी कैलकुलेशन में अगर आ गया 30 न्यूटन से बस 0.1 कम है, तब भी उसको रेस्ट में ही लेंगे या फिर बस लिख सकते हैं कि इट कैन शो सम मोशन? नहीं, रेस्ट में। और बोलो। और कुछ? आगे बढ़ूं? हाँ सर। सर एक मिनट। सर मतलब 30 लगाने पे जब वो मूव करना स्टार्ट करता है उसके बाद 25 तक कम भी कर दिया तो भी वो हाँ, तो भी मूव करेगा। एक बार मूव करना शुरू हो गया तब 26 लगाओगे, 25, 20, मतलब कुछ भी लगाओगे 25.1 तब भी चलेगा। ठीक है सर। स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 30 चाहिए,
है ना। स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 30 चाहिए, चलाने के लिए एनीथिंग ग्रेटर देन 25। यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। Yes, sir. एक और क्वेश्चन करो। दिख रहा है? यस सर। कोशिश कीजिए।
हो गया सर। क्या आंसर आया? 4.1। देखते हैं और किसी को। 25/3। 8.3। हाँ वही सर। सबका हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। देखो एफ इधर एक्ट कर रहा है, यस ये एंगल थीटा है, यस तो ये हो गया एफ कॉस थीटा, ये हो गया एफ साइन थीटा, ये हो गया ब्लॉक का वेट mg, यस ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और ये हो गया फ्रिक्शन। यही कहानी है। हाँ सर। थीटा 37 डिग्री है, यस सर। तो एफ कॉस थीटा कितना होगा? 40। 50 इंटू कॉस 37, 40 न्यूटन। एफ साइन थीटा 30 न्यूटन, mg 30 न्यूटन, मतलब नॉर्मल रिएक्शन 60 न्यूटन, है ना? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 18। 0.3 n, मतलब 0.3 इंटू 60, दैट इज 18 न्यूटन। मतलब ये जो अपोजिंग फोर्स है ये मैक्सिमम 18 न्यूटन हो सकता है और ये 40 न्यूटन है। मीन्स ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये पक्का है ना? यस सर। Therefore object is in motion। तो मोशन में है, ये डिसाइड कर लिया। अब अगर मोशन में है तो फ्रिक्शन का काइनेटिक वैल्यू लगेगा, वो कितना होगा? 0.25 इंटू n, तो 0.25 इंटू 60, दैट इज 15 न्यूटन लगेगा। यस सर। तो अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? 40 माइनस 15 इज इक्वल टू मास 3 इंटू एक्सिलरेशन a, so 25 is 3a
So acceleration A is 25/3 meter per second square. होगा ऐसा? हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर। यस सर। सबको आया था? हाँ सर। डन सर। आगे बढ़े? हाँ सर। फटाक से इसको करो। सिमिलर क्वेश्चन जो ऊपर था वही है, कैलकुलेशन भी ऑलमोस्ट आप कर चुके हो, बट फटाक से एक बार करके देखो, फिर एक नई चीज सीखेंगे। जल्दी इसको कॉपी कीजिए, सॉल्व कीजिए।
बोलो, आया कुछ? सर 650/19। चलो फटाक से कर लेते हैं, सब कुछ वही है पुराने जैसा, है ना? तो पुराना वाला डेटा ही यूज कर लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे एफ नहीं मालूम है, वही एफ ढूंढना है, यही है ना कहानी? तो अब ये एफ है और ये 37 डिग्री है, तो ये हो गया 4f/5, ये हो गया n, ये हो गया 3f/5, ये हो गया 30 न्यूटन, और ये मूव कर रहा है ऐसा दिया हुआ है, यस सर। तो फ्रिक्शन हो गया 0 पॉइंट कितना है, 25 है, हाँ। kinetic, 0.25। तो 0.25 n, और एक्सेलरेशन मुझे मालूम है कि 25/3 होना चाहिए, यही मतलब है। यस सर। So 4/3 minus n/4 is equal to 25/3 into 3, यही ना? यही है। यस सर, यस सर। तो यहाँ से मुझे मिला 4f/3 minus 3 n/4 कैसे है? is equal to 25, 4f/5 सॉरी 3 नहीं, 4f/5 लिखा था ना यहाँ पर। ऐसा? यस सर। अच्छा, साथ ही साथ n plus 3f/5 is 30, so n is 30 minus 3f/5, यस सर। होगा ऐसा वर्टिकल sir. इक्विलिब्रियम से? तो Yes, इस sir. n को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इस n को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मैं लिखूंगा 4f/5 minus 1/4 into 30 minus 3f/5, this is equal to 25, है ना? यस सर। So 4f/5 minus 3f minus minus plus 3f/20 is equal to 25 plus 30/4, यस सर। that is 130/4, यहाँ हो गया, यहाँ 12t LCM ले लो, तो 16f plus 3f, ऐसा हो गया। यस सर। So 19f/20 is equal to 130/4. So f is 130 into 5/19. एक बार बताओ तो कितना होगा? 650/19. कितना? 650/19। और डेसिमल में बताओ। 34 कुछ तो, एक सेकंड। 34.21. आया था सबको ये आंसर? यस सर। हाँ सर। ये क्वेश्चन मैंने एक चीज सिखाने के लिए दिया था। सिखाना ये था कि ये वाला क्वेश्चन और इसके पीछे वाले क्वेश्चन में सेम ब्लॉक, सेम फ्रिक्शन, सब कुछ वही है, सेम एक्सेलरेशन, सब कुछ वही है। यस। तो देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में इसको इस एक्सेलरेशन से पुश करने के लिए 50 न्यूटन फोर्स लग रहा था। यस सर। और इसमें इसको लग रहा है 34 पॉइंट समथिंग न्यूटन फोर्स। यस सर। तो याद करो स्कूल में पढ़ते थे ना, इट इज इजियर टू पुल देन पुश। हाँ सर। दिख गया कैसे? हाँ सर। ये बात समझ आई? हाँ सर। किसी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन पर पुल करना आसान है विद मतलब पुश करने से। आई बात समझ में? हाँ सर। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सर सर वो लास्ट टाइम का भी नोट्स भेज सकता, आपने भेजा नहीं। नहीं भेजा है क्या मैंने? नहीं सर।
अच्छा वही किया ठीक है, होगा। डाउट। हाँ मैं भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय। सर सर वो उस दिन मैंने आपसे वो मांगा था ना, वो काइनेमैटिक्स के असाइनमेंट, तो वो मैंने आपको टेक्स्ट किया था। किया था। हाँ सर। एक बार और कर दे बेटा, अभी के अभी कर दे, हाँ और सर। फिर मैं भेज दूं तभी लॉग ऑफ करना। चलो, तो क्या है कि मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, 2000 को पहले मैं ठीक है सर। ये रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।